एनजीटी ने अब साफ कर दिया है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जाना ही होगा। उसने इसकी क्रमबद्ध योजना भी पेश कर दी है। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक 15 साल पुरानी गाड़ियां सबसे पहले हटेंगी और उसके बाद एक सिलसिलेवार तरीके से यह बात 10 साल पुरानी गाड़ियों पर लागू की जाएगी। पर सवाल है कि क्या सरकार के पास आगे की कोई रूपरेखा है ताकि माफ करिए ताकि इससे होने वाले असर से निपटा जा सके या उसे कम किया जा सके। सबसे पहले 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियां कबाड़ में बदली जाएंगी, फिर 14 साल पुरानी, फिर 13 साल और इसी तरह 10 साल पुरानी गाड़ियों की बारी आएगी। एनजीटी के इस फैसले से ट्रांसपोर्टर सबसे ज्यादा मायूस हैं। उन्होंने बुधवार को सड़क परिवहन महकमे के अफसरों से मुलाकात की। ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। आज 10 साल पुरानी गाड़ी के अंदर आदमी का वैसे भी सर्वाइव नहीं होता और आज हमारे 5 लाख परिवार जो इससे हैं, आज वो एक बेरोजगार हो गए हैं, आज वो उस कगार पे आ गए हैं जहाँ पहले किसान था। एनजीटी के फैसले में कहा गया है कि BS1 और BS2 मानकों वाली गाड़ियों को अब एनओसी न दी जाए। ट्रक ड्राइवरों को भी ये आदेश डरा रहा है। ओखला मंडी में हमें ननुआ मिले जो पिछले 8 साल से ट्रक चला रहे हैं। अब उनको अपने भविष्य की फिक्र है। नहीं, जुगाड़ देखना पड़ेगा कुछ चलाने के लिए, और क्या करेंगे फिर। तो क्या नौकरी लेना आसान होता है आपके प्रोफेशन में? आसान क्या, जो पुरानी नौकरी छूट जाती है तो फिर नई नौकरी ढूंढने में दिक्कत पड़ती है, और क्या है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक आज दिल्ली में करीब 1,28,000 ऐसे छोटे बड़े ट्रक हैं। अगर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के फैसले को गंभीरता से लागू किया जाता है तो इनमें से करीब 90,000 ट्रकों की परमिट कैंसिल करनी पड़ेगी और इसका सबसे बुरा असर सब्जियों और रोजमर्रा की दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई पर पड़ेगा। दिल्ली के ओखला मंडी में सब्जी ट्रेडरों का डर कुछ और है। पुराने ट्रक जब बंद होंगे तो सब्जियों की सप्लाई का खर्च बढ़ेगा और वो और महंगी होंगी। सब्जी बाजार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, महंगाई होगी। पेट्रोल की गाड़ी आएंगी जिसका भाड़ा 4,000 है वो 6,000, 8,000, तो महंगाई तो सब माल पे पड़ रही है ना। जब माल पे महंगाई होगी तो और भी बुरा हाल हो जाएगा। अभी इतनी महंगाई है। अब सबकी निगाहें सरकार पर हैं। देखना अहम होगा कि सरकार कितनी जल्दी एनजीटी के फैसले के असर से निपटने की तैयारी शुरू करती है। दिल्ली से रविशंजन शुक्ला और कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो कुछ बड़े गंभीर सवाल पहले भी उठे हैं। मेरा पहला सबसे स्वाभाविक सवाल था, क्योंकि विदेशों में यह होता है और इस पर बहुत कुछ सोचा गया है। तो विदेशों में जब खासतौर पर 70 के दशक की बात का ज्यादा जिक्र होता है कि जब गाड़ियां बढ़ी, फिर खैर शहरीकरण में दुनिया भर में यह होता है, तो जंक यार्ड बनाने का कॉन्सेप्ट आया। उन जगहों को बनाने का कॉन्सेप्ट आया जहां से गाड़ियों या उसके पुर्जों या उसके मशीनों को रखा जा सके, फिर उसका कोई दोबारा रिसाइकल्ड इस्तेमाल हो तो किया जाएगा। हमारे यहाँ अभी तक इस स्तर तक कोई सोच तो गई नहीं। अब हकीकत फिलहाल ये है कि एनजीटी के इस ऑर्डर की वजह से मेरा जो मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या ये 10 साल से पुराने जो व्हीकल्स हैं, जो ट्रकें हैं या गाड़ियां हैं, क्या इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, यानी कि क्या इन्हें नष्ट कर दिया जाएगा? क्योंकि अगर ये इतनी खराब है कि ये दिल्ली में नहीं चल सकती तो ये इतनी ही खराब होंगी कि ये बाकी जगह भी नहीं चल सकती। ऐसा तो है नहीं कि बाकी जगह चल के ये प्रदूषण करें और दिल्ली में इनको बंद कर दिया जाए प्रदूषण की वजह से। तो पॉइंट प्रदूषण का बिल्कुल वैलिड है, लेकिन ये गाड़ियां फिर होनी ही क्यों चाहिए? इन गाड़ियों को नष्ट कर देना चाहिए और सरकारी तंत्र से, सरकारी मदद से, सरकारी आर्थिक मदद से फिर इनका विकल्प क्या है? क्योंकि विकल्प, अब जरा सोचिए इसको, बात को मेरी तरह ध्यान से। कोई भी ट्रक जो मैंने 15 साल पहले खरीदा था, आज वो इस कानून की वजह से वो 15 साल का समय हो गया है, 10 साल से ज्यादा पुराना है, तो अब वो नहीं चल सकता। फेयर इनफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे खरीदे हुए ट्रक की कीमत 15 साल पहले और आज तो एक हो नहीं सकती। तो पैसे का एक बहुत बड़ा फर्क आ गया। दलील इसमें यही दी जाएगी कि उस ट्रक का इस्तेमाल करके जो आपने 15 साल में पैसा कमाया है उससे नया ट्रक खरीद लीजिए या उससे नई गाड़ी खरीद लीजिए। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो क्या गाड़ी खरीदने में फिर कोई किसी किस्म की रिलीफ होगी, या कोई कंपनी या इतना बहुत बड़ा ये व्यापारिक उद्योग है, या कोई सामने आकर कहेगा कि हाँ थोड़ा सस्ते में अब हम अपनी गाड़ियां देने को तैयार हैं, नई गाड़ी खरीदिए क्योंकि 10 साल
पुरानी गाड़ियां आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये कुछ बड़े बुनियादी सवाल हैं। पहले भी मैंने इस पर चर्चा की है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं इनको समझ पा रहा हूँ। शालिक शफीक हमारे साथ हैं, एनजीटी के लॉयर हैं, पहले भी मेरे साथ इस प्रोग्राम में थे। प्रोफेसर हमारे हिमांशु शेखर साहब हैं, ये हर चीज़ पर ज्ञान हासिल करके उसकी प्रोफेसरिता हासिल कर लेते हैं। प्रोफेसर, आपने अभी तक जो ज्ञान हासिल किया है, खैर मुस्कुरा के मैं कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि गवर्नमेंट ने वे आउट प्लान क्या सोचा है? क्योंकि देखिए, एनजीटी ने अपना काम किया, ये आज का मसला नहीं है। शफीक साहब ने पिछली बार इस प्रोग्राम में कहा था, बिल्कुल सही कहा था, ये पहले से चलने वाली बात है। अब एकदम से स्थिति आ गई, अब सब यहाँ पे सरकारों में जैसे होता है टिपिकली हसड़ भसड़ भाग रहे हैं, नी जर्क रिएक्शन हो रहा है। आपने सोचा क्या था? क्या जंक यार्ड्स बनेंगे? क्या ये व्हीकल्स दूसरी जगह चलेंगी? अगर इसका कोई विकल्प है तो आप कैसे उसको लोगों को देंगे? क्या आप लोगों को गाड़ियां सस्ती दिलवाने वाले हैं? क्या डी रजिस्ट्रेशन के फॉर्मूले को आप कोई समयबद्ध तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे? तो ये सरकारें क्या कर रही थी? कोई वे आउट प्लान है, या ये सो रही थी कि जब आदेश आएगा तो हम जग के बताएंगे हमने क्या किया? देखिए, बहुत मुश्किल सवाल है। इस पर अभी तक ना दिल्ली सरकार ना केंद्र सरकार की तरफ से केजरीवाल तो अलग राजनीति करते हैं, अलग तय, उन्होंने भी नहीं सोचा। अच्छा, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से सार्वजनिक तौर पर मुझे लगता है करीब 48 घंटे हो चुके हैं ऑर्डर आए हुए। 48 घंटे में एक भी प्रतिक्रिया हमें ऑफिशियली नहीं मिली है। सत्येंद्र जैन ने यह कहा कि अभी ऑर्डर की कॉपी आएगी, स्टडी करेंगे, फिर देखेंगे उसको। कारण क्या है, सरकार के लिए कितना मुश्किल है इसका अंदाजा आप लगाइए। आज पहली बैठक हुई, ट्रांसपोर्टर्स मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष भीम वाधवा आज गए थे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई है। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने मुझे बताया कि मैंने सरकार को बता दिया है कि अगर एज इट इज एनजीटी के ऑर्डर को लागू किया जाता है तो 5 लाख ट्रांसपोर्टर और उनके परिवार के लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसका आप क्राइसिस का बहुत बड़ा है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं हिमांशु, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि किसी के पास कोई 2-2.5 साल से ज्यादा चल रहे मसले का वे आउट प्लान है। किसी ने सरकार के केंद्र से लेकर केजरीवाल सरकार तक सोचा भी नहीं कि अगर यथास्थिति आती है तो इससे निपटने का प्लान क्या है, या प्लान ए बी सी डी कोई भी हो इनके पास। एक फॉरवर्ड मूवमेंट है जिसका मैं जिक्र इनसे भी कर रहा था कि एक स्क्रैप पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। वो ड्राफ्ट तैयार, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा गया है। अगर आपको बाजारीकरण में इतनी गाड़ियां लॉन्च करनी है, इतनी गाड़ियां लोगों को देनी है, स्कूटर वाले को गाड़ी पे बैठाने की आदत डलवानी है, तो इस मुल्क में लोगों ने अब ड्राफ्ट बनाना शुरू कर रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात इस पहलू का यह है कि सरकार के लिए क्या कुछ कर सकती है सरकार। मैं ये भी कहूंगा कि 1,28,000 छोटे बड़े ट्रक हैं दिल्ली में, रजिस्टर्ड हैं। दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनसे, उसमें से जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सूत्रों ने हमें बताया है कि करीब 90,000 ऐसे छोटे बड़े ट्रक हैं जिनकी परमिट कैंसिल करनी पड़ेगी, यानी 68%, 70,000 लोग जो उस काम में लगे हैं या ड्राइवर्स तो लगेंगे, वो तुरंत बेरोजगार होंगे। लेकिन 1,28,000 अगर गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और 90,000 का परमिट जो है वो कैंसिल होगा, तो फिर सवाल ये उठेगा कि अब तक जो ये 1,28,000 गाड़ियां जो सामान की सप्लाई करती रही हैं दिल्ली में, उसमें 70% गाड़ियां बचेंगी। सब्जियों के दाम भी बढ़ जाएंगे। शालिक, पिछली बार हम जो बात कर रहे थे, ये कितना व्यवहारिक लग रहा है? वैसे तो एक फेज आउट फॉर्मूला जो है वो दिए जाने की कोशिश की गई है कि आप सबसे पहले 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाइए, फिर 12 साल, फिर 13 साल, माफ करिएगा 13 साल। तो ये कितना समयबद्ध तरीके से संभव हो जाएगा? देखिए, जो पहला ऑर्डर था 18 मई का, मंडे का, वो एक ऑर्डर था रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। इस आज के दिन जो ऑर्डर पास हुई है उसमें कोशिश की गई है कि लूप होल्स प्लग आउट किए जाए। तो लूप होल्स क्या है? सबसे पहले इस पे दिक्कत ये आ रही थी कि सारी गाड़ियां एक साथ अगर निकाल दी जाएंगी तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आपने दिखाया अभी कि सब्जियां महंगी हो जाएंगी और एसेंशियल कमोडिटीज कैसे सप्लाई होंगी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि आप क्यों ना पुरानी गाड़ियों से शुरुआत करें जो 15 साल से ऊपर है। उसमें भी एक क्लॉज डाला गया, 15 साल से ऊपर है पर उसे अगर गवर्नमेंट ने अनफिट डिक्लेयर कर दिया है या उनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको नहीं चलनी दिया जाए। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? या तो गाड़ियों को स्क्रैप कर सकते हैं। स्क्रैप के लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट पे है, उनको फाइनलाइज करने का आदेश दिया गया है। दूसरा, इन्होंने ये कहा है हर राज्य को एक डायरेक्शन दी गई है कि आप एक जगह बताएं कुछ जहां पे ये ट्रांसफर, देखिए हर शहर की अपनी स्थिति अलग होती है, रोड डेंसिटी अलग होती है, क्लाइमेट अलग होती है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, तो कहां पे ये ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इसके लिए एनजीटी ने एक लिस्ट मांगा है ताकि वहां से के लिए एनओसी आरटीओ दे सके। लेकिन तब भी मैं शायद आपको बताना चाहूंगा कि फिर भी एक समय के लिए, मतलब मान लीजिए 15 साल पुरानी गाड़ी आपने किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफर की जहां
जो कारण आप गिना रहे हैं वो बेहतर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वहां वो 25 साल तक चलती रहेगी। तो ये मतलब वो एक समय सीमा तक चल सकती है। तो जो गाड़ी 15 साल पुरानी यहाँ हो गई, उसको हटना है, तो ऐसा नहीं वो पड़ोस में 100 किलोमीटर दूर या 90 किलोमीटर 25 साल तक चले। तो आप और भी मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, तो और भी स्थिति खराब ही होती जाएगी, बेहतर तो नहीं होगी। देखिए, ये बात हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो एनजीटी में मामला चल रहा है ये विचाराधीन है, ये फाइनल नहीं हुआ है, ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ रही है, अब पिछले ऑर्डर में एनजीटी ने ये कहा, लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर है ना कि 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां नहीं होंगी दिल्ली की सड़कों बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल ये स्पष्ट है। तो फिर आप एक तरह से बैकवर्ड कैलकुलेशन करके पीछे की तरफ जाकर ही आप रास्ते ढूंढेंगे ना। अब आगे का तो रास्ता बिल्कुल अलग हो चुका है। नहीं, ये आप ये बात बिल्कुल मान लीजिए कि 10 साल की गाड़ियां नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये ऑर्डर बहुत पहले पास किया गया था और इसको चैलेंज करने की कानूनी प्रक्रिया होती है, एक समय बंद होता है जिसपे आप चैलेंज कर सके। मेरे साथ बालिंदी शेखर साहब है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं एनजीटी में। बालिंदी जी, अब प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे हिमांशु से हम बात कर रहे थे हमारे जर्नलिस्ट से, वे आउट प्लान किसी ने सोचा नहीं था, आगे का तरीका किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि ये मसला पुराना है, किसी ने सोचा नहीं था कि आपको कोई स्क्रैप यार्ड बनाने की जरूरत है, गाड़ियों को अगर सस्ते में दिलवाने की जरूरत है, 15 साल या 10 साल से पुरानी गाड़ियों के साथ आप क्या करेंगे, उनको किन इलाकों में। अब ये फैसला आ चुका है। इसके फैसले का हिमांशु की रिपोर्ट ये दिखा रही थी कि सब्जियों के दाम तक पर असर हो सकता है। क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें किसी को कोई गुरेज या दो राय नहीं है कि एनजीटी के जो भी प्रयास हैं एनवायरमेंट को सुधारने की कोशिश के लिए किए जा रहे हैं। इस पे सरकार भी सहमत है, एप्लीकेंट भी सहमत है, आप भी सहमत हैं। सही बात। लेकिन सरकार की जो बंदिशें हैं कि हम लोग एक लिमिटेशन के बियॉन्ड जाके नहीं बोल सकते। जिस तरह से एप्लीकेंट कुछ भी जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, और कानूनी प्रावधानों के अनुसार कोर्ट भी बाध्य है कि जो भी एप्लीकेंट की कहानी आएगी उस पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अनलेस की सरकार की तरफ से। क्या नहीं कह सकते? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सारी जो स्थिति बनी या जो भी स्थिति है, उन तमाम स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई कि यह जो 10 साल से पुरानी जो गाड़ियों को आप हटाने का जो बैन लगाए हैं, या 15 साल से पुरानी जो पेट्रोल, वो कहीं ना कहीं आम लोगों को अफेक्ट करेगी, आहत करेगी, क्योंकि उसके लिए समाज अभी तैयार नहीं था। जिसको लेकर एनजीटी ने भी माना कि यह थोड़ा संजीदा मसला है और एनजीटी ने उस पर सुनवाई करने की अपनी सहमति दिखाई और उसके आलोक में बहुत सारे दस्तावेज डाले। लेकिन एनजीटी ने कहा है कि भाई आप मैं बता रहा हूं, इसीलिए इन तमाम तथ्यों पर इसलिए मैं आप लोगों को क्लैरिटी के लिए ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो वो जो स्थिति बनी, उसके बाद हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मॉर्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई और एप्लीकेशन पे बड़ी व्यापक चर्चा हुई, रिपोर्ट्स भी आए। उसके बाद साथ साथ एमसी मेहता का केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने था, वहां पर भी यही सारी चीजें चर्चा में आने लगी। और फिर एमसी मेहता के केस में मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने बड़े ही डिटेल्ड रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे और उन तमाम रिपोर्ट को हम लोग एनजीटी के सामने भी लेके अभी आए हैं। ठीक है, और मुझे लेना है ब्रेक, आप जल्दी से अपना पॉइंट रखिए। मेरा यह कहना है कि एनजीटी अभी भी उन तमाम मुद्दों पर सुनने के लिए तैयार है, जैसा कि उन्होंने 18 तारीख को भी इंडिकेट किया। आज फिर उन्होंने 20 तारीख वाले भी ऑर्डर में कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन है कि समाज को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के पूरे आसार वो तमाम मुद्दे क्या है, हम सीधे सीधे आएंगे, वो तमाम मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। हिमांशु हमारे जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा समझिए। तो जो मैंने शुरुआत में कहा था, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बार बार इन विषयों पर स्पष्ट कर देता हूं। बड़े बुनियादी सवाल है, गाड़ी अगर हटेगी तो कहां जाएगी? जिसने 15 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, क्या उसको आप हटाने की वजह से सस्ते में सरकार गाड़ी दिलवाने वाली? ये गाड़ियां दिल्ली से हटने के बाद या दिल्ली का जो इतना बड़ा एनसीआर बना है वहां पर प्रदूषण फैलाएंगे? मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो 15 साल पुरानी है, वो एक ऐसी जगह चली गई जो एरिया डेंसिटी के हिसाब से ठीक है, तो गाड़ी के वहां 25 साल तक पोल्यूशन फैलाती रहेगी। हम सोल्यूशंस क्या देख रहे हैं, हम समाधान क्या देख रहे हैं? हिमांशु ने एक और पक्ष रखा है इस रिपोर्ट का कि किस तरह से उसमें सब्जी के दाम, अगर ये सब गाड़ियां बंद हो गई, 90,000 गाड़ियां एक झटके में सड़क से हटी, तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्या क्या सुनने को तैयार है एनजीटी, हम उस पॉइंट पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो वक्त कम है लेकिन बहुत गंभीर इश्यू है। सरकारों की तैयारी क्या थी? क्या थी सरकारों की तैयारी अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, पैदा हो रही थी? हिमांशु, अब आपको प्रोफेसर नहीं बनाऊंगा, गंभीर मसला है। क्या क्या स्थिति है? क्योंकि आप फ्री मार्केट इकोनॉमिक
को बढ़ाने की कोशिश। 1991 से ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। गाड़ियों का आप भर भर के विज्ञापन देखते हैं। गाड़ियां एक नई मार्केट है, और मैं गाड़ियों के साथ बात कर रहा हूँ, ट्रक वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या इम्पैक्ट होगा? लोग तो डरेंगे, कहेंगे भाई डीजल को हाथ मत लगाना, डीजल की गाड़ी को। बहुत अहम सवाल है। देखिए, सरकार एक तरफ कोशिश कर रही है कि निवेश बढ़े अर्थव्यवस्था में। हाँ, नया निवेश होगा तो रोजगार होगा, एक फिलिप मिलता है अर्थव्यवस्था को। लेकिन कल डायरेक्टर जनरल जो हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने मुझे कुछ आंकड़े दिए, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं 1 मिनट लूंगा। 2012-13 में जब पेट्रोल डिकंट्रोल हो चुका था और डीजल कंट्रोल था, तो जो कीमतें में जो फर्क था वो बहुत ज्यादा था। लोगों को लगता था डीजल गाड़ियां सस्ती भी होंगी, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा उसका। 47% शेयर हो गया था डीजल कार। अगर देश में 100 गाड़ियां बिक रही थी 2012-13 में, तो 47 था। 2015-16 में ये घट के 34 हुआ। और मुझे उन्होंने बताया कि जून महीने में, पिछले महीने में, जो कोर्ट के जो इंटरवेंशंस हुए हैं उसकी वजह से डीजल कार की जो शेयर है कुल गाड़ियों की बिक्री में, वो 27% रह गई है। मतलब 3 महीने में 7% की गिरावट है। और कारें बिक नहीं रही, कारें बिक नहीं रही बहुत जल्दी से, बिल्कुल वक्त नहीं है। ये क्या क्या बातों पर, जैसे मैंने कहा, क्या क्या बिंदुओं पर वापस चर्चा हो सकती है समाज के दायरे को देखते हुए, जिसके लिए एनजीटी तैयार है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार को कोई भी मंतव्य या कोई भी अपने स्टैंड को रखने से पहले जितने भी स्टेक्स होल्डर्स हैं उनको सुनना पड़ता है, तभी वो सरकार जाके अपने कोई भी पक्ष कोर्ट के सामने, समाज के सामने रख सकती है। रही बात इन मुद्दों की जो अभी हमारे भाई हिमांशु जी ने बोला, तो ऑलरेडी यह सारे मुद्दे हमने एनजीटी के सामने भी रखे हैं कि सिर्फ पॉल्यूशन डीजल से नहीं होता, पेट्रोल से भी पॉल्यूशन होता है, आपका जो सीएनजी है उससे भी होता है। तो पॉल्यूशन के और भी बहुत सारे कारण हैं, और इसीलिए हम लोग, सरकार का मंतव्य बार बार यही है कि इन सारे मुद्दों पर बृहत चर्चा हो, और उसके बाद ही इस तरह की कोई आदेश है। कभी भी चर्चा का दायरा बहुत कम वक्त है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं और बालेंदु जी, हम लोग दोनों कोर्ट में रहते हैं, बट एक बात कोर्ट ने भी मानी है और सबने मानी है कि देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट।